जसप्रीत कौर, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। ये समझिए कि मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क पहनकर आप और आपका परिवार दोनों सुरक्षित रह पाएंगे। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, जहां कहीं भी आप जाएंगे आप मास्क नहीं उतारेंगे और इस महामारी के खिलाफ लड़ने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस बीच बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम की। रणवीर शर्मा पर लोगों से बदसलूकी का आरोप लगा है। कोरोना की वजह से जिले में लॉकडाउन लगा है, लेकिन जरूरी सेवाओं में छूट है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, डीएम को हटाने का आदेश दे दिया गया है। तो यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर के डीएम को हटा दिया गया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि सूरजपुर के डीएम को, रणवीर शर्मा को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर दुख जाहिर किया है और गौरव कुमार सिंह सूरजपुर के नए डीएम बने हैं। तो रणवीर शर्मा, जो कि सूरजपुर के अब पूर्व डीएम हो चुके हैं, उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन जो उन्होंने हरकत की, जो तस्वीरें हमने दिखाई, उस पर कार्रवाई हुई है। भूपेश बघेल ने यह आदेश दिया था और अब सूरजपुर के डीएम को हटा दिया गया है। रणवीर शर्मा को हटा दिया गया है। गौरव सिंह नए डीएम बने हैं। रणवीर शर्मा पर लड़के की पिटाई का आरोप था और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर रणवीर शर्मा मर्यादा ही भूल गए थे। एक लड़के का फोन लेते हैं, उस फोन को तोड़ देते हैं, उसे थप्पड़ रसीदते हैं और अपने सुरक्षा कर्मियों को कहते हैं कि उसे मारो। और ये इकलौती घटना नहीं है। लॉकडाउन के समय वो अपने काफिले के साथ निकले तो थे, लेकिन हर जगह पर वो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, मर्यादा को भूल जाते हैं और डंडे पड़वाते हैं। वो लोग भी जो कोविड ड्यूटी पर थे, उनके साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, यहाँ पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं। अब सूरजपुर के डीएम हटा दिए गए हैं, बड़ी कार्रवाई। जी जसप्रीत, न्यूज 18 इंडिया लगातार सुबह से इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा था कि किस तरीके से सूरजपुर के डीएम सड़क पर गुंडागर्दी पर उतर आए थे। लोगों की पिटाई वो कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी में जो लोग घरों से दवाइयां लेने के लिए, अपने परिजनों के लिए दवाइयां लेने के लिए निकले थे, उनकी पिटाई जो है वो डीएम कर रहे थे। डीएम के साथ एसडीएम और डीएम दोनों ने मिलकर कई लोगों को थप्पड़ भी रसीद किए। इस तरीके की गुंडागर्दी डीएम की चल रही थी, उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदित्य, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त बीजेपी से केदार गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन उनसे हम बातचीत करेंगे केदार गुप्ता से। इस बीच सोशल मीडिया पर जो कलेक्टर के थप्पड़ कांड का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पद से हटाने का आदेश दिया। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक युवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से स्तब्ध हूं। मैं युवक और उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूं। तो ये ट्वीट किया गया है भूपेश बघेल की तरफ से और अब डीएम को हटा दिया गया है। गौरव सिंह सूरजपुर के नए डीएम हैं। हमारे बीजेपी के नेता केदार गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। केदार जी, जो डीएम को तो हटा दिया गया है और जब हमने ये खबर दिखाई, यहाँ पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप डीएम के इस कृत्य पर? निश्चित रूप से पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे निरंकुश और अमानवीय व्यवहार के लिए आपने समाचार चलाया और ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई हुई। आपके चैनल को बधाई हो। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है और सरकार मनमानी कर रही है और हर काम के लिए, जैसा कि मैं कहूंगा कि सरकार की लाइन लेंथ एकदम प्रॉपर नहीं है। हर काम के लिए कलेक्टर को कहते हैं लॉकडाउन लगाना है, कोरोना नियंत्रण करना है, तो सारे निर्णय वो लें। कहीं भी मंत्रिमंडल का कोई निर्णय काम नहीं आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इसके निर्णय सारे कलेक्टर्स लें और अधिकारियों के बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं। शासन के द्वारा अधिकारियों को बार बार बाध्य किया जा रहा है किसी काम के लिए, टेंडर के लिए। ठीक है, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, केदार जी जो आरोप लगा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि
संरक्षण में ये सब हो रहा है, लेकिन देरी से ही कार्रवाई हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर संवेदनशील मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार के फैसले लेकर त्वरित कार्रवाई की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की यह संस्कृति और आचरण नहीं है कि जिस प्रकार के कृत्य को हमने देखा और कलेक्टर जिस प्रकार से पेश आ रहे हैं एक युवक के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें सरलता से देखा है और सुशासन 15 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केदार गुप्ता जी ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कोई कार्रवाई उनके कार्यकाल में तो हुई नहीं। ये तो मुख्यमंत्री जी की सहजता है, सरलता है। छत्तीसगढ़िया है, मट्टी से जुड़े हुए हैं, वो एक एक व्यक्ति के मान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। कलेक्टर को मिनट नहीं लगा, उन्होंने कार्रवाई की है और निश्चित ही कार्रवाई नहीं, आगे भी इसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी कि मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ित जैसे स्वयं खेद व्यक्त किया, उस परिवार से उन्होंने माफी मांगी। तो इतना बड़ा दिल किसी मुख्यमंत्री का, केदार जी जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का ही हो सकता है। देश में ऐसे मिसाल देखने को मिलते नहीं है, क्योंकि ऐसे कई दृश्य हम देश में देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, वहाँ पर आप दोनों बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। केदार जी आप बोलिए, घनश्याम जी आपकी बात सुनेंगे, बोलिए केदार जी। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा ये पहली घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, मानसिक संतुलन सरकार के दबाव में खो चुके हैं। इतना वर्कलोड और असंयमित वर्कलोड, कोई लाइन लेंथ नहीं है, मैं फिर से कहूंगा। और अधिकारियों को यह आवश्यक है कि वो अपना मानसिक संतुलन ना खोएं, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर वो एडमिनिस्ट्रेशन करे, क्योंकि मानव जीवन के लिए सारी सुविधाएं हैं। वो कलेक्टर भी हैं तो मानव जीवन के लिए हैं और वो सर्विस पे हैं। पर अपने अधिकारों पर घमंड करना और शासन का इतना ज्यादा दबाव है छत्तीसगढ़ में नियमित अनियमित कामों को अधिकारियों ने कराने का, इसलिए मुझे लगता है कि अधिकारियों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। और इस प्रकार की कार्यवाही, घनश्याम जी तो बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से यह है कि वर्कलोड इतना ज्यादा है, शासकीय दबाव इतना ज्यादा है कि अधिकारी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। देखिए, कोरोना संक्रमण काल के चलते प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस बेहतर रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, ये खुद मानसिक रूप से संक्रमित हो चले हैं। इन्हें ये पता ही नहीं कि शासकीय कर्मचारी किन दबावों में काम करते हैं या क्या करते हैं। एक सुदृढ़ व्यवस्था छत्तीसगढ़ में वर्तमान 2 वर्षों में है। 15 वर्षों के कार्यकाल को अगर याद कर लें केदार गुप्ता जी, तो पता चलेगा उन्हें अधिकारियों की क्या स्थिति थी जब वो खुद रोते थे, गाते थे और सोशल मीडिया में अपनी पीड़ा वेदना व्यक्त करते थे, उस पर ये कार्रवाई करते थे। मैं तो चुनौती देता हूँ, 2 वर्षों में कौन से अधिकारी कर्मचारियों ने कभी भी ऐसा कहा हो या अपनी वेदना व्यक्त की हो तो बता दे। विपक्ष में है, इसका आशय यह नहीं है इस प्रकार के कृत्यों में भी राजनीति करके अपनी वाहवाही लूटने का काम करे। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सहजता से इस प्रकार के निर्णय लिए। लेकिन घनश्याम जी एक बात और भी है ना कि ये तो मामला मीडिया में आ गया, वीडियो वायरल हो गए, उसके बाद उनका माफीनामा आता है। देखिए, कलेक्टर का माफीनामा आता है, मैं उस पर विषय पर नहीं जाऊंगा जसप्रीत जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, स्वयं परिजनों से उन्होंने खेद व्यक्त किया है, ये जो बड़ा दिल है। मैं समझता हूँ ये देश की घटनाओं में इस प्रकार के दृश्य दिखाई नहीं देते। मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग सरल, सहज, सीधे साधे लोग हैं, परंतु इस प्रकार के कृत्य करने वालों को न सिर्फ कार्रवाई हुई है, एक मैसेज दिया है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आने वाले समय में उनको चेतावनी दी है। बहुत स्पष्ट है, ये पहली घटना नहीं है। अधिकारी त्राहिमाम है और ये अनियमित कार्यों के लिए राजनीतिक दबाव है। आप अभी देखें महासमुंद, नैला, जांजगीर, भाटापारा में अरे अधिकारी को अनशन में बैठना पड़ा। महिला बाल विकास में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्होंने 3 बार रिपोर्ट भेजी, कार्रवाई नहीं हुई और वो अनशन में बैठे। धरसीवा ब्लॉक के इरिगेशन के अधिकारी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। आखिर हो क्या रहा है? मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अधिकारियों के ऊपर अनियमित काम करने के लिए, अनैतिक काम करने के लिए बारंबार दबाव है और अधिकारी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ये तो एक पहली घटना है जो इंगित कर रही है और ऐसी 3-4 घटनाओं का उदाहरण तो मैंने अभी आपको दे दिया कि लगातार अधिकारी कह रहे हैं कि हमें कामों के लिए दबाव डाला जाता है और वो परेशान है और परेशान होने के कारण अपनी मानसिकता। ठीक है घनश्याम जी, जो केदार गुप्ता जी के आरोप हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि डीएम जैसे इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी अपना आपा खो रहे हैं?
देखिए, इसका बेहतर जवाब तो जसप्रीत जी वो खुद दे सकते हैं, लेकिन एक बात तो कह सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी सफाई में पेश किया कि उनके माता पिता स्वयं कोरोना से संक्रमित है। थोड़ा सा मैं उद्वेलित था, मानसिक रूप से दबाव में था, ऐसा उनका पक्ष आया, परंतु ये कोई बात नहीं होती। एक लेकिन कलेक्टर, एक जगह पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, एक युवक है। का तो पहले उसे डंडे बरसवाए, उसका फोन तोड़ा, निश्चित फिर बिल्कुल, दूसरी जगह जाते बिल्कुल। हैं, जो कोविड ड्यूटी में शख्स था उसको भी डंडे पड़वाते हैं। वही कह रहा हूँ जसप्रीत जी कि इस प्रकार के अधिकारियों के लिए छत्तीसगढ़ में कोई जगह नहीं है। जिन आरोपों के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने जिस तरह की लापरवाहियां की हो और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की हो। आप खुले मंच पर आकर बता दीजिए। टीवी चैनल में झूठ बोलकर, गलत बातों को परोस के अपने आप की छवि को सुधारने का काम न करें, जहां स्वयं प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आपस की लड़ाइयों में उलझी हुई है, आपस में उलझी हुई है, फिर इसमें क्या बात करें? उस पर भी कार्रवाई हुई है केदार। चलिए, आपस में लड़ेंगे तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सूरजपुर के डीएम हटा दिए गए हैं। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, सबसे बड़ी खबर यही है कि रणवीर शर्मा को हटा दिया गया है। गौरव सिंह सूरजपुर के नए डीएम हैं और यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है कि खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, खबर लगातार हमारे चैनल पर चल रही थी और खबर चलते वक्त ही जो डीएम है उनको हटा दिया गया है, मंत्रालय में अटैच कर दिया गया है। ये बड़ी जो है कि एक तरीके से न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जसप्रीत, अगर इन डीएम साहब की बात करें, डीएम साहब पर कार्रवाई तो हो गई है, उन्हें हटा तो दिया गया है, लेकिन डीएम साहब इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं। डीएम साहब एक बार जब कांकेर के वो एसडीएम हुआ करते थे, उस वक्त एसीबी ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। वो भी मामला अभी तक जांच में चल रही है। उस मामले में 2014 में कोरबा में जब रणवीर शर्मा एसडीएम हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने एक भालू पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए थे। भालू इंसानी जो बस्तियां होती है, मानवीय बस्तियों में जाकर लोगों पर हमला कर रहा था। वन विभाग का जो अमला था, वन विभाग का अमला इस भालू को पकड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन आनन फानन में रणवीर शर्मा ने उस भालू को गोलियों से भूनने के आदेश दे दिए। पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपनी एसएलआर राइफल से भालू पर जोरदार गोलीबारी की। करीब 13 से ज्यादा गोलियां भालू को मारी। ठीक है आदित्य, तो ये कहा जा सकता है कि रणवीर शर्मा और विवाद साथ साथ चलते रहे, लेकिन अब जो उन्होंने कृत्य किया है उस पर कार्रवाई हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा, जो कि अब पूर्व डीएम हो चुके हैं, लोगों से उन बदसलूकी का आरोप उन पर लगा। कोरोना की वजह से जिले में लॉकडाउन लगा है, लेकिन जरूरी सेवाओं को इसमें छूट है। आरोप है कि लॉकडाउन के समय एक लड़का दवाई का पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर जाने को निकला। इसी बीच रणवीर शर्मा दलबल के साथ लॉकडाउन का मुआयना करने निकले और सड़कों पर लोगों को आता जाता देखकर वो बिफर पड़े। उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी। उन्होंने अपने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों से कहकर पहले उस लड़के को रुकवाया और उसे एक चांटा रसीद कर दिया। इस बीच वो लड़का दवाई की पर्ची भी दिखाता रहा, लेकिन कलेक्टर रणवीर ने उसकी एक न सुनी और उसका मोबाइल छीनकर उसे सड़क पर पटक दिया। डीएम को उस वक्त शक था कि लड़का उनका वीडियो बना रहा है, जबकि लड़का सफाई देता रहा कि वो दवाइयां लेने जा रहा है। कलेक्टर रणवीर शर्मा का इससे भी दिल नहीं भरा, तो उन्होंने अपने साथ चल रहे पुलिस वालों को लाठी लाकर उसे पीटने का आदेश दे दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी अपने साहब के आदेश का पालन करते हुए लड़के पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। बताया गया कि वो लड़का दवाई लेने मेडिकल स्टोर के लिए निकला था। इसी बीच जिला अधिकारी रणवीर शर्मा ने उसे रुकवा लिया। इसके लिए उसने दवाई की पर्ची भी दिखाई, लेकिन कलेक्टर ने उसे चांटा रसीद कर दिया और अपने सुरक्षा कर्मियों से कहकर डंडे भी बरसवाए, जिसका वीडियो वायरल है। कभी ओलंपिक देशों में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साथी पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली के मुंडका से ही गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार 4 मई से फरार थे और उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें देश के कई हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल में आखिरकार दिल्ली से ही सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। सुशील कुमार के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच मारपीट हुई थी। इसी में सागर धनखड़ घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी। सुशील कुमार पर सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है।
तो सुशील कुमार पकड़ा गया है, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, उसका साथी भी पकड़ा गया है। और यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि 4 मई से वो फरार था और हमने 2 दिन पहले एक फोटो भी दिखाई थी जहां पर सुशील कुमार अपने एक साथी के साथ था। टोल बूथ की वो तस्वीर थी और वो एक अहम सुराग भी साबित हुई सुशील को पकड़ने में, क्योंकि लगातार सुशील एक पेशेवर अपराधी की तरह बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। सुशील पर अपने साथी पहलवान सागर की हत्या का आरोप है, क्योंकि उसके बाद से ही उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था, वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। सुशील कुमार जो कि नामी पहलवान है, देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है, लेकिन अब उन पर हत्या का आरोप है। और इस बीच स्पेशल सेल को कामयाबी मिली है, सुशील की गिरफ्तारी हुई है। 4 मई को जो हत्याकांड हुआ था, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सुशील पर हत्या का आरोप है और सुशील के साथ उसका साथी पहलवान भी गिरफ्तार हो चुका है। तो 4 मई को सुशील के साथी सागर की हत्या होती है, जिसमें सुशील कुमार का नाम भी सामने आता है और तब से ही सुशील कुमार फरार था। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था और अब कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कभी ओलंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और ये स्पेशल सेल के लिए बड़ी कामयाबी है। सुशील कुमार का साथी पहलवान सागर धनखड़ भी पुलिस की गिरफ्त में है। सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली के मुंडका से ही गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार 4 मई से फरार थे। उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें देश के कई हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही थी। इसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल में आखिरकार दिल्ली से ही सुशील कुमार को गिरफ्तार किया। सुशील कुमार के साथ उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया। सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था और 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के बीच मारपीट होती है। इसी में सागर धनखड़ घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हुई थी। सुशील कुमार पर सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पेशेवर अपराधी की तरह लगभग कई दिनों तक 14 दिनों तक लुका छुपी का खेल चलता रहा और किन लोगों ने सुशील की मदद की, वो कौन लोग थे जो इतने दिनों से सुशील को छुपा रहे थे, ये भी हम अपने सहयोगी से जानेंगे। और आनंद हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। आनंद, सुशील की गिरफ्तारी हो गई है और हमने देखा कि इन 14 दिनों में कैसे एक पेशेवर अपराधी की तरह वो बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहा। जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, इसे समझना चाहिए कि जिसने देश का नाम रोशन करा एक स्पोर्ट्स में पहलवानी, उसने एक वारदात को, वो किडनैपिंग की वारदात में शामिल रहा और उसके बाद पेशेवर अपराधी की तरह वो अपने ठिकाने बदलता रहा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो छत्रसाल स्टेडियम में लॉकडाउन के दौरान जो हत्याकांड हुआ, उसमें जो डिप्टी डायरेक्टर के पद पे सुशील कुमार अब तक पदस्थ थे, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और काला जखेड़ी, ये 2 गैंगस्टर हैं दिल्ली एनसीआर के, पंजाब के, इनके साथ हाथ मिला रखा था। और वहां पर लॉरेंस बिश्नोई और काला जखेड़ी गैंग के जो पहलवान थे वो भी छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थे जब सागर की वहां पर लाठी डंडों से पीटकर हत्या की गई। वहां से डबल बैरल गन और कुछ कारतूस भी जो हैं वो दिल्ली पुलिस को मिले थे, लोकल पुलिस को, छत्रसाल स्टेडियम की गाड़ी में से। और उसके बाद सबसे पहले हमने बताया था कि न्यूज 18 ने कि सुशील पहलवान 4 और 5 मई की रात जो ये घटना हुई थी हत्या की, उसके बाद सीधे अपने एक दोस्त की गाड़ी से ये हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया और वहां पर एक बड़े नामी आश्रम में, जिसका नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं, वहां पे इसने शरण ली और उसके बाद ये वापस दिल्ली आता है। दिल्ली में कुछ दिन रुकता है और उसके बाद यहाँ से सीधे पंजाब का रुख करता है। पंजाब के कई शहरों में जो सुशील पहलवान है उसने अपना ठिकाना बदला और न्यूज 18 इंडिया ने एक तस्वीर दिखाई थी हाल में ही, जिसमें सुशील पहलवान कैप लगाकर और व्हाइट टी शर्ट पहनकर एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। ये इस गाड़ी में वही शख्स था जो लगातार सुशील को छुपाने में मदद कर रहा था। और आज 9:30 बजे स्पेशल सेल की टीम जो साकेत में यहाँ पर दफ्तर है, इंस्पेक्टर शिव कुमार, एसीपी अतर सिंह की टीम जो थी, उसने अपने मुखबिरों से ट्रैप लगवाया। और जब सुशील पहलवान अपने एक साथी अजय, जो स्पोर्ट्स टीचर है छत्रसाल स्टेडियम में, उसके साथ रोहतक रोड की तरफ बढ़ रहा था, हरियाणा की तरफ से, वहां से एक मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। वो देर के अंदर ही उसे यहाँ पर साकेत के स्पेशल सेल के दफ्तर में लाया जाएगा। यहाँ पर पूछताछ करने के बाद जो स्पेशल सेल है वो लोकल पुलिस को हैंडओवर करेगी रोहिणी कोर्ट में उससे पेश करके, और फिर नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी, क्योंकि दर्ज हुई थी और उसके बाद सुशील कुमार लगातार अपनी मूवमेंट बदल रहा था। बिल्कुल। अब आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगभग 14 दिनों तक सुशील कुमार फरार था
तो ऐसे में इन 14 दिनों तक किन किन लोगों ने उसकी मदद की, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? जी देखिए, बिल्कुल आज सुशील कुमार की किन किन लोगों ने मदद करी, उसकी तमाम कॉल डिटेल जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुकी है। दिल्ली पुलिस ने वो तमाम लोकेशन भी वेरीफाई कर ली है जहां पर सुशील कुमार रुका था। एक वक्त ऐसा भी आया था हाल में जब जालंधर के पास सुशील कुमार गिरफ्तार होते होते पुलिस को चकमा दिया। वो लगातार अपने मोबाइल फोन की जो सिम है उसे चेंज कर रहा था, व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल कर रहा था और सबसे पहले उसकी जो हुई वो मेरठ टोल पर हुई, जहां पर एक गाड़ी के अंदर वो बैठा हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद पुलिस लगातार दिल्ली एनसीआर में अपने ठिकाने बदल रहा है। लेकिन जिस तरह से उसमें शरण ली, दिल्ली पुलिस सूत्रों का एक कहना है कि पंजाब से ही जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो एक बड़ा गैंगस्टर वो इस समय स्पेशल सेल की कस्टडी में, उस पर मकोका लगाया गया है। उसके कई जो जानने वाले हैं वो पंजाब में मौजूद थे, तो पुलिस को बिल्कुल शक है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथियों ने कहीं सुशील पहलवान को छिपाने में मदद तो नहीं की। ये तफ्तीश का विषय, इसको लेकर स्पेशल सेल और लोकल पुलिस जो है वो सुशील कुमार से आने वाले वक्त में पूछताछ करेंगी। ठीक है आनंद, तो अब सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है और उसे दिल्ली से पकड़ा गया है, उसके साथ उसका साथी भी गिरफ्तार हुआ है। तो दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में यह हत्या हुई थी। उसके बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी और अब सुशील कुमार गिरफ्त में आ चुका है, उसके साथ उसका साथी भी है। और अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्योंकि जो कॉल डिटेल्स सामने आए हैं कि किन किन लोगों ने सुशील की मदद की थी। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे के बीच एक और डराने वाली खबर सामने आई है, जिसमें कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें उन लोगों को भी ब्लैक फंगस हो गया जिनको स्टेरॉइड नहीं दिया गया था, जबकि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिलने से डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली दिल्ली के गंगाराम अस्पताल की है, वहां 2 मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिला है, जबकि दूसरी तस्वीर रीवा की है। वहां एक ऐसे आदमी में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले जिसे स्टेरॉइड दिया ही नहीं गया था। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 अनोखे मामले सामने आने के बाद इस बीमारी ने और चिंता बढ़ाई है। डॉक्टरों ने बताया कि इन दोनों मरीजों की छोटी आंत में ब्लैक फंगस पाया गया, जबकि उनके नाक, आंख और दिमाग पर इसका कोई असर नहीं पाया गया। हालांकि ये दोनों ही मरीज कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन इन दोनों को स्टेरॉइड भी नहीं दिया गया। लेकिन इनकी छोटी आंत में ब्लैक फंगस मिलने से डॉक्टरों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्होंने इस केस को दुर्लभ बताया। तो गंगाराम अस्पताल में ये मरीज भर्ती है, छोटी आंत में ब्लैक फंगस पाया गया है। ये अनोखा मामला है और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि स्टेरॉइड्स भी नहीं दी गए थे, तो ये एक बड़ी चुनौती निकल करके सामने आई है। इन दोनों केसेस के अंदर रेयर चीज़ें ये हैं, एक तो ये दोनों पेशेंट्स कोविड के थे और इन दोनों को डायबिटीज़ थी। इनमें से एक मरीज को स्टेरॉइड नहीं मिले, जो कि हम बहुत कॉमनली बोल रहे हैं स्टेरॉइड्स की वजह से म्यूकोर हो रहा है। इन दोनों मरीजों में नाक का, आँख का या ब्रेन का म्यूकोर नहीं मिला, केवल इंटेस्टाइनल म्यूकोर मिला, जो कि बहुत अपने आप में एक और रेयर चीज़ है। तीसरी चीज़, इंटेस्टाइनल म्यूकोर अक्सर पेट यानी स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत को इफेक्ट करता है, लेकिन इन केसेस में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का इफेक्ट देखा इन्वॉल्वमेंट। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। प्रियंका, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि जब स्टेरॉइड्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ही ब्लैक फंगस का खतरा है, लेकिन ये तो अनोखा केस सामने आया है। जी बिल्कुल, 2 केसेस गंगाराम अस्पताल की अगर बात करें तो सामने आए हैं, जिसमें एक कोरोना पेशेंट जो था वो माइल्ड सिम्टम थे, जो घर पे ही अपना उपचार करा के ठीक हुए थे, और दूसरे को मॉडरेट था, जिसकी वजह से वो पहले ही अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में वो मरीज जो माइल्ड सिम्टम के थे, उन्होंने किसी भी तरीके के स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं किए थे इलाज के दौरान, तो ऐसे में उनको भी ब्लैक फंगस की ये बीमारी सामने आई। और दोनों ही मरीजों में ये बात भी कॉमन थी कि दोनों डायबिटिक थे। साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है उसका असर दिख रहा है, क्योंकि अगर पेट के मार्कर की भी बात करें, ब्लैक फंगस की बात करें, तो उससे बड़ी आंत पर असर होना चाहिए, पर इस पर नजर आ रहा है कि छोटी आंत पर इसका असर दिख रहा है और छोटी आंत अंदर से फट गई।
तो ये बिल्कुल रेयर केस अभी जो जिस तरीके से थ्योरीज फ्लोट हो रही है ब्लैक फंगस को लेकर, उसमें ये 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक में तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल ही नहीं था क्योंकि माइल्ड डिजीज थी, और दूसरे केस में ये भी कि छोटे इंटेस्टाइन में इसका फर्क देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एम्स के डॉक्टर्स की थ्योरी थी, जहां पर वो कह रहे थे कि कोरोना के इलाज के दौरान बहुत स्टेरॉइड दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेस काफी ज्यादा देश में बढ़े हैं और 14 राज्यों ने तो महामारी घोषित किया है। ऐसे में ये अनोखे मामले, इसमें तो डॉक्टरों की चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, अभी क्योंकि जिस तरीके से गंगाराम अस्पताल में केसेस हैं भी, 3 अस्पताल डेडिकेटेड दिल्ली में बना भी दिए गए हैं, तो अभी तो इसके वेरिएंट ही सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से जो केसेस हम देख रहे थे वो आंख पर, ब्रेन पर और नाक पर असर डाल रहे थे, लेकिन ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, और इसमें ये भी खास बात है जसप्रीत कि ये दोनों ही माइल्ड सिम्टम, कोरोना के बाद ये हल्का पेट में दर्द जो आप इग्नोर कर सकते थे, वो दर्द इनको हुआ है, जिसके बाद ये बायोप्सी करने के बाद ये मालूम चला है कि ब्लैक फंगस का असर है। तो यानी कि मर्क के, जिसको ब्लैक फंगस भी हम लोग कह रहे हैं, उसके माइल्ड असर भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा है, पर जब उसको डॉक्टर की जांच कराई जा रही है तो मालूम चल रहा है कि ब्लैक फंगस है। तो जाहिर तौर पर मरीजों के लिए तो परेशानी बड़ी ही है, अब डॉक्टर्स के लिए भी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ठीक है प्रियंका, तो यहाँ पर ये अनोखे मामले दिल्ली में सामने आए हैं। छोटी आंत में यहाँ पर ब्लैक फंगस मिला है और स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन दिया ही नहीं गया था। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ पे रीवा में सामने आए ब्लैक फंगस के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। जिस आदमी को ये ब्लैक फंगस की बीमारी हुई, उसे कोरोना के लक्षण नहीं थे और ना ही उसे स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया गया था। ऐसे में इन लोगों में ब्लैक फंगस मिलने के बाद डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। अब डॉक्टर इस मरीज की जांच कर ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इस आदमी को ब्लैक फंगस की बीमारी कैसे हुई, ताकि दूसरे लोगों को समय रहते सावधान किया जा सके। अभी हमारे यहाँ पर जो पेशेंट करीब 22 भर्ती है, और उसमें अधिकतर में जो पेशेंट हमारे कोविड के थे उन लोगों में, और जो पोस्ट कोविड थे उन लोगों में ये देखने में आया है। और कई बार हम लोगों ने जो जब देखे हैं वार्डों में, जब कोविड का समय नहीं था, तो वो पेशेंट जो डायबिटिक की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस, उस दौरान फिर हम लोगों को देखने में ये मिलते हैं। उत्तराखंड के रुड़की में भी ब्लैक फंगस का एक केस सामने आने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां सिविल अस्पताल में एक महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद महिला को ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया। महिला है एक, उनका अनकंट्रोल डायबिटीज करके हमारे पास उनके परिजन लेकर आए थे। उसको कोविड पॉजिटिव भी है, निमोनाइटिस भी है, अनकंट्रोल डायबिटीज की शिकायत थी उसको। 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है। उसमें ब्लैक फंगस का केस जो है, ये हमारे पास पहला केस है जो एसडीएच रुड़की में हमारे पास आया है इमरजेंसी में। इसके उपचार के लिए अभी इसका उपचार जो है लोकल अस्पताल में कहीं पर चल रहा था। अभी हमारे पास ये आज आए हैं, हमने हायर सेंटर के लिए इनको रेफर किया है एम्स ऋषिकेश में। यूपी में भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के करीब 6 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं के इंतजाम करने तेज कर दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल जिन अस्पतालों में ये मरीज भर्ती हैं, वहां इंजेक्शन दे दिए गए हैं और आगे के इंतजाम के लिए शासन से और इंजेक्शन देने की मांग की है, ताकि किसी भी हालात से निपटने की तैयारी हो सके। ब्लैक फंगस के केसेस की हालांकि इक्का दुक्का सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और 3-4 केस शायद वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी है। अभी हमें जो है 20 इंजेक्शंस एम्फोटेरिसिन भी मिले थे, जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी भी मैं वहीं लखनऊ बात करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे अगर और स्टॉक अवेलेबल हो तो हमें कुछ मिल जाए। तो अभी तो हमारे पास एम्फोटेरिसिन भी तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि शासन से हमें कुछ और अगर दवाई मिल जाती है तो फिर हम प्रोवाइड करवा दें। छत्तीसगढ़ सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य में ब्लैक फंगस के 102 मामले सामने आए हैं और 1 आदमी की मौत हुई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राज्य में एक दिन में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक दिन में 9631 लोग ठीक भी हुए हैं। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि ये लोग अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों के रिश्तेदार थे, जो दवाएं नहीं मिलने से खफा थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को जो इंजेक्शन लगाए जाने हैं वो नहीं मिल पा रहे, जिसके बाद इन लोगों ने
प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अस्पताल के बाहर हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद खफा लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिलने से परेशान लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहीं जब अस्पताल के डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने भी कम इंजेक्शन मिलने का दावा किया। डीन साहब तो जवाब देने के लिए नहीं आ रहे, यहाँ पे बाहर कोई आया नहीं है। हम लोग सुबह से ही 3-4 दिन से तो लगातार हम लोग हंगामा कर रहे हैं। सुबह भूखे पेट यहाँ पे आते हैं और शाम को ऑफिस खाली पेट चले जाते हैं। हम पेशेंट संभाले कि हम इंजेक्शन के लिए कमिश्नर ऑफिस दौड़े हैं कि यहाँ पे दौड़े। कमिश्नर ऑफिस से ये बोला जाता है कि भाई इनके पास पावर है, ये देखें। ये लोग बोलते हैं कि चले जाओ कमिश्नर ऑफिस, वो देखेंगे। तो हम यही घूमते रहते हैं। पेशेंट जाए 2-4 दिन ऐसे ही रहेगा, पेशेंट मर जाएगा पड़े पड़े। कोरोना काल में चुनौतियों का एक सिलसिला साथ चल पड़ा है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत सामने आ रही है। ब्लैक फंगस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इस बीमारी में भी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमा इस नई महामारी को लेकर न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहा है, बल्कि राज्य सरकारों ने भी ब्लैक फंगस से निपटने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है। क्या है ब्लैक फंगस? क्यों बड़ी है ब्लैक फंगस की चुनौती? कैसे फैलती है ये बीमारी? क्या है ब्लैक फंगस का इलाज? कोरोना काल के बीच आया ब्लैक फंगस नाम का ये शब्द भले ही नया है, लेकिन इसके खतरे की अनदेखी करना बेहद घातक है। सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद के उस मामले को समझते हैं जिसकी वजह से ब्लैक फंगस को हरगिज हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल जिस गुजरात में 1000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसी गुजरात के अहमदाबाद में बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला मिला है। अहमदाबाद में 13 साल का बच्चा ब्लैक फंगस की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि बच्चे और उसकी मां को कोरोना हुआ था। बच्चा तो कोरोना से निगेटिव आ गया, लेकिन उसकी मां की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इस बीच बच्चे की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई जब दांत में दर्द और सूजन की शिकायत के बाद ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। फिलहाल बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसके एक तरफ के दांत निकालने पड़े हैं। हम अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि म्यूकोरमाइकोसिस शायद बच्चों में नहीं होगा या बच्चों को कम से कम इतना परेशान हैरान नहीं करेगा, परंतु अभी ये पहला केस हमने देखा है, तो उससे हमारी ये धारणा भी टूट गई है कि म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया है। जिस तरीके से हमें एडल्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस के, हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे। यही सारी चीज़ बच्चों में भी संभव है, ये इस केस ने साबित कर दिया है। इस बीमारी के खतरे को भी समझिए। किसी मरीज की आंख निकालने की नौबत आ रही है तो किसी के चेहरे के हिस्से को अलग करना पड़ रहा है, तो किसी मरीज के सामने कोई दूसरी चुनौती पेश आ रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वो इन्फेक्शन को रोकने और उससे बचाव के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करें, साथ ही अस्पतालों में सफाई और सैनिटाइजेशन की समीक्षा करें। चिट्ठी में सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए और संस्था के हेड को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। इन्फेक्शन के बचाव और कंट्रोल के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाने का भी सुझाव दिया गया है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाने और उसे लागू करने के लिए भी कहा गया है। ब्लैक फंगस के इलाज की कई दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के गरीबों को वित्तीय मदद का ऐलान किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने ट्वीट किया कि इन समुदायों से जुड़े सालाना 3 लाख से कम आमदनी वालों को इलाज में 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इस बीमारी का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, न ही कोरोना की वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। ब्लैक फंगस बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो कि पहले भी होती रही, जब कोविड था ही नहीं तब भी होती रही है।
और उसमें जो मैं कहूँगा मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी डायबिटीज़ में होती है और जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होता है तब खासकर होता है। म्यूकरमाइकोसिस के लिए इससे पहले भी हमने स्टेट्स को कहा है कि उसको एक नोटिफाइबल डिजीज के रूप में नोटिफाई किया जाए। साथ ही पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो ओवरऑल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम केसेस को या स्टेटस को मॉनिटर करने में स्टेट से सहायता लेते हैं, वहां पर वह रेलेवेंट फॉर्म्स भी पुट इन कर दिए गए हैं जिसमें कि स्टेट्स वह डिटेल्स नोटिफाई करने के बाद फील्ड स्थाई पर लेते हुए हमें बता पाएं कि कितने केसेस आए हैं। वह कल ही किया गया है और स्टेट्स उस पर अपना डेटा भरना शुरू करेंगे। उधर यूपी सरकार का दावा है कि राज्य में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पीजीआई डायरेक्टर की अध्यक्षता में डॉक्टरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। बहुत लंबा स्टेरॉइड देने से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस आप जो देख रहे हैं, इस तरीके का कोरोना नेगेटिव होने के बाद इस तरीके की इन्फेक्शन बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है, तो ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए और जो ओरली जो लोग मार्केट से ऐसे ले रहे हैं उनको के लिए कहना है कि जब तक कोई चिकित्सक एडवाइस न करे तब तक जो है कॉर्टिसोन वो न लिया जाए। दरअसल ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसके शुरुआती लक्षणों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। नाक में सूजन, नाक में सूखापन, नाक का सुन्न होना, गालों पर सूजन, मुंह के अंदर फंगस का पैच, पलकों में सूजन जैसे लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब नाक में समस्या चालू हो, नाक में सूखापन होता है, नाक बंद होती है, नाक सुन्न होती है, गाल में सूजन आती है, ये जो शुरुआती तालवे में खाने में दिक्कत आती है, उस समस्या में ध्यान दे तो आगे बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर इन लक्षणों की अनदेखी की जाए तो ये बीमारी कितनी भारी साबित हो सकती है, इसे भी समझ लीजिए। उनमें देरी में आंखों की रोशनी को, आंखों को पकड़ती है, अंधापन कर देती है, दिमाग को पहुंचती है और दिमाग में पहुंचने के बाद बचाना बहुत मुश्किल होता है। आंख में पहुंचने के बाद आंख का पार्ट भी निकालना पड़ता है, रोशनी को ले लेती है, आंख की रोशनी को अंधापन कर देती है जो परमानेंट होता है। तो वो बड़ी जटिल समस्या है, इसलिए शुरुआती अवस्था में इलाज हो तो ज़्यादा बेहतर है। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है। महामारी घोषित होने के बाद राज्य सरकार का दावा है कि हर मरीज का रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही राज्य में नेजल एंडोस्कोपी की मुहिम भी शुरू की जाएगी। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की क्या रणनीति? देखिए, सरकार ने आज हमने इसको महामारी घोषित किया है और इसका इलाज सुनिश्चित हो सके, इसका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्द हो सके, जल्दी इलाज हो सके, इसकी सर्जरी हो सके, इसकी सब व्यवस्था हमने की है। और महामारी के बाद अब एक एक पेशेंट का रिकॉर्ड, उसके बारे में सब जानकारी हम इसकी पूरी इकट्ठा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को उचित इलाज समय पर मिल सके। हमने नेजल एंडोस्कोपी का एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम इस बीमारी का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। सर, ये जो एम्फोटेरेसिन बी एक अहम इंजेक्शन माना जा रहा है, लेकिन उसको लेके हम अमिती अस्पताल गए, हमने कई जगह देखा कतारें लगी है, लोगों को नहीं मिल रहा है। ये बात सही है कि एम्फोटेरेसिन बी की देश में बहुत कमी है और इसीलिए लगातार हम केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं और हमने जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने बात की है और हम लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसकी आपूर्ति मध्य प्रदेश में आ सके और इसका युक्तियुक्तकरण हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन में करें। सर, एक महंगा इंजेक्शन है, ज़्यादा तादाद में लगेगा, किसी गरीब को होती है तो कैसे कर पाएगा? देखिए, हमने सरकारी मेडिकल कॉलेज में हमारे इसके फ्री ऑफ कॉस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की है कि इसका भी हम इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। उधर महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस रखी है। मुंबई के नायर हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो सिर्फ ब्लैक फंगस के मरीजों का ही इलाज कर रही है। आइए समझते हैं कि आखिर ये टीम कैसे काम कर रही है। किस तरीके से जो है पूरा पेशेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है, कितने मरीज जो हैं अभी हॉस्पिटल में हैं और कितना जो है वो दिक्कतें आ रही हैं?
अभी फिलहाल हमारे हॉस्पिटल में करीबन 30 पेशेंट होंगे, कोविड नॉन कोविड सब मिला के, और उसमें से ज़्यादातर तो नॉन कोविड पेशेंट हैं। उसमें से थोड़े जो है वो कोविड के दरमियान भी उनको ये फंगस हो गया है नाक के अंदर, और जैसे ही पेशेंट आते हैं हम उनको देखते हैं, हम डायग्नोस करते हैं। कॉमन सिम्टम्स उनके क्या यूजुअली होते हैं कि कोई भी अनटूवर्ड नेजल सिम्टम, जैसे कोई पेशेंट को जैसे एलर्जी की तकलीफ है उनको तो हमेशा नाक के सिम्टम्स रहते हैं, पर जिस पेशेंट को पहले कभी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है बोलते हैं जैसे मेरी नाक बंद है या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से कुछ अजीब तरह का स्मेलिंग कर पानी आ रहा है, फेस पे नमनेस हो रही है, जैसे सुन हो जाता है फेस वैसा, आँख में लाली, आँख से पानी निकलना बेकारण एक साइड पे स्पेशली होता है। वेरी हाई ब्लड शुगर ये फंगस के ग्रोथ के लिए बहुत ही पोषक हो जाती है। तो स्टीरॉइड्स और ये अनकंट्रोल डायबिटीज से दो मेन है, और प्लस कोविड की वजह से उनकी जो प्रतिकार शक्ति जो हाफ हो जाती है, तो ये सब एकत्रित उसका परिणाम है कि इतना सर्ज जो हमें दिख रहा है म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में। यानी कोरोना की ही तरह अगर ब्लैक फंगस को लेकर भी लापरवाही बरती जाती है तो ये कई लोगों के लिए जानलेवा बन सकती है। यही वजह है कि देश के तमाम राज्यों का स्वास्थ्य महकमा इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए भी युद्ध स्तर पर कोशिशों में जुट चुका है।